हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 2। इसके पहले मॉडल सेट नंबर 1 आप लोग के लिए जारी किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और उसी के स्पेशल डिमांड पर यह विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने लाया गया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका ये शाम 7 बजे सफलता बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आप प्रतिदिन एक नए नए क्रिएशन को देखने का मजा उठा रहे हैं। तो आइए इस साइंस के पेपर को देखते हैं और इस मॉडल पेपर में हम आपके लिए 80 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से केवल आपको 40 क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में 80 के 80 क्वेश्चन पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ सॉल्व करके बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है मेरा आज का यह पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो देख सकते हैं। आपको बताना इसमें यह है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा प्रचलित ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है 40। तो आप सभी लोग जानते हैं कि f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी निकालना है तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो जस्ट इससे 40 का कर लेंगे आधा। तो 40 का आधा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20। मतलब पहले का जो मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। अगर आपके सामने प्लस और माइनस के कंडीशन भी दिए गए हैं, जैसे प्लस 20 दिया गया हो और माइनस 20 दिया गया हो, तो उस स्थिति में अगर माइनस दिया गया हो तो ये सही करेंगे, क्योंकि यह दर्पण जो है आपके सामने ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी आप माइनस लगा के जाएंगे। लेकिन यहां पर माइनस में ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ए सही होगा। दूसरा देख लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा होती है, आपको बताना है। तो कई सारे विद्यार्थी इसको क्या करते हैं कि वायु में और निर्वात में दोनों की चाल समान मान लेते हैं, लेकिन आपका सेंटर एग्जामिनेशन इसी को अलग टाइप से पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि किसमें प्रकाश की चाल जो होगा अधिकतम होगा, उसका सही जवाब हुआ था निर्वात में। तो आप जान जाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल से। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में पूछा गया है, तो यहां मेरा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कम। क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल, चूंकि वायु में बहुत सारे धूल कण मिले होते हैं, इसलिए वहां प्रकाश की चाल में कुछ कमी आ जाती है, जबकि निर्वात की प्रकाश में अधिक होती है। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम। तो आप तेज प्रश्न करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी से सारे क्वेश्चन को देख सकें। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है। मतलब प्रकाश की किस घटना के कारण हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, तो इसका एक ही जवाब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जब शीशा कहीं ब्रेक हुआ होता है, टूटा होता है शीशा, तो शीशा आपको चमकदार दिखाई देता है। पानी का बुलबुला जो है वो चमकदार दिखाई देता है। और रेगिस्तानों में मरीचिका अर्थात कह सकते हैं मरीमृचा आपको दिखाई देता है, अर्थात भ्रम होता है जानवरों को पानी का। तो वो सब घटनाएं जो होती हैं वो किसके कारण होता है, तो ये सब घटनाएं होती हैं आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। चौथा देख लेते हैं। चौथा में आपको बताना है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः है, तो अगर माइनस ऑप्शन में दे दिया तो वह अवतल होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। आपको ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑप्शन देख लेना है अवतल दोनों कहां दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोनों अवतल, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। पांचवा जानिए। पांचवा आपके सामने के मस्तिष्क उत्तरदायी है, अर्थात हमारे दिमाग का जो मस्तिष्क है, दिमाग है जिसके द्वारा हम चेतना, सोचने की क्षमता और बाकी क्रियाकलापों का संवेदना प्राप्त करते हैं, वो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए है। मतलब तीनों के तीनों यहां सही है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 6 को देखते हैं। 6 आपके पास है, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है।
आपको इसमें बताना है, काफी अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु जो है वो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। अगर मान लीजिए इस तरीके से वृत्ताकार है और इस भाग में रेटिना होता है, तो रेटिना से पहले ही वस्तु का कटाव होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये जो होता है वो निकट दृष्टि दोष में होता है। मतलब छठा का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। जबकि अगर दूर दृष्टि दोष होता तो ये कटाव जो होता आपका, ये इस वाले पार्ट में, मतलब नेत्र के बाहर बनते हुए दिखाई देता। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए इसके बाद 7 नंबर जानिए। 7 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा, जिसको KWH के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे यूनिट या BOT यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। और इस KWH का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। अर्थात ऑप्शन सी में दिया हुआ ऐसा ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा 7वें का राइट आंसर होगा। अच्छे से गांठ बांध ली, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए 8वां प्रश्न देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि विभव का एसआई मात्रक। तो आप सभी भौतिक राशियों का एसआई मात्रक कंठस्थ कर ले। अगर कहेंगे और कमेंट करिए कि अगर आपको एसआई मात्रक का वीडियो चाहिए तो एसआई मात्रक का वीडियो भी आप लोग के लिए बनाया जा सकता है। तो अगला देखें, विभव का एसआई मात्रक। तो विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। मतलब वोल्ट देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। ऐसे आपको बता दे, ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, कूलाम जो होता है वो एसआई मात्रक होता है आवेश का, जबकि एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। लेकिन यहां पर विभव का मात्रक पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। 9 जानिए। 9 प्रश्न आपके सामने है। आपको इसमें बताना है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप ओम का नियम जानते होंगे, ओम के नियम के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा चुका है। अगर उसे अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे पहले देख सकते हैं। तो 100 वाट यहां पर शक्ति दे दिया, फिर 250 वोल्ट जो है ये उसका विभवांतर दे दिया, प्रतिरोध का मान पूछे, धारा का मान पूछा है। तो अब यहां समझिए कि आप पढ़ चुके होंगे कि P का जो वैल्यूएशन होता है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति बराबर आपके सामने होता है, वो होता है IV। एक सामान्य सा सूत्र आप पढ़े होंगे। अगर यहां से आपको I निकालना है तो I बराबर आपके सामने व्यंजक हो जाएगा, जो हो जाएगा P/V। अब यहां से समझिए, P/V को अगर समझते हैं तो P दिया हुआ है 100 वाट, तो ये हम लिख लेते हैं 100, और उसके बटा में हमारे पास 250 वोल्ट है, तो 250 वोल्ट का मान लिख देते हैं, ये जो हो जाता है 250 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेशन कर ले, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 पचे कटा 10 और 50 25। अब 5 से अगर आप 2 में भाग लाएंगे तो आएगा 0.4। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। काफी आसानी से न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल पर भी कई सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसे पहले देख सकते हैं। 10 देख लीजिए। 10 क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। फिर से ओम का नियम। तो ओम के नियम से आप याद कर लीजिए कि एक सूत्र होता है V=IR। इसको याद रख सकते हैं, V बराबर IR। मजाकी तौर पर बोले तो V बराबर का यार, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसे सूत्र को आप कंठस्थ कर ले, और इस सूत्र से आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। अब देखिए इसमें कैसे चेंज करके आपको दिया गया है। R बराबर V/R, तो R निकालिए, तो ये V इंटू I जो है ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। R बराबर V/A, ये भी गलत हो गया। R बराबर V/I, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके सामने सूत्र आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, R V/I। तो ऐसा कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए कि V/IR किस ऑप्शन से आपको मिल जाता है। 11 में है कि मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। मतलब जिसे के द्वारा मानव जो होता है ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान संग्रह करता है या ज्ञान का अनुभव करता है, उसे ग्राही ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो मानव में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है आपको यह बताना है। तो मानव में ज्ञानेंद्रियों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
चलिए 12 को जानते हैं। 12 आपके सामने एक चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक या मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आप याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, जिसको हम लोग WB से दर्शाते हैं। और याद रखेंगे अगर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन में दिया होता या चुंबकीय क्षेत्र का अगर पूछा होता है मात्रक, तो उसका मात्रक होता टेस्ला, जिसको टी से दर्शाते हैं और हिंदी में लिखते हैं टेस्ला, इस तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो टेस्ला है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, जबकि आपसे चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया था यहां पर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर, जिसे WB से दर्शाते हैं। 13 समझते हैं। 13 आपके पास है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति क्या होती है। तो हमारे घरों में जो एसी करंट भेजा जाता है उसकी वोल्टता होती है 220 वोल्ट, अच्छे से याद रखेंगे। उसका आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है HZ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहां से एसी की आवृत्ति पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज। अगर यहां विभवांतर पूछा होता तो यह जवाब हो जाता 220 वोल्ट। मॉडल पेपर है, हम प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इससे जुड़े जो क्वेश्चन भी आ जाएं तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। 14 जानिए, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा जैव मात्रा है जो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, आपको यह बताना है। तो ऊर्जा का स्रोत लकड़ी है, कोयला है, गोबर गैस भी है, लेकिन यहां पर नाभिकीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा के स्रोत तो है लेकिन जैव मात्रा नहीं है, मतलब जीवों के अंश से ये नहीं बनता है, बल्कि तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया में नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है, उससे प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 जानिए, 15 क्वेश्चन आप लोग को बायोलॉजी से लिया गया है। बताना आपको है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। हमारे शरीर में जो पीत रस होता है वो कहां से स्रावित होता है, आपको ये इस सवाल में स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। हमारे शरीर का जो यकृत होता है वहां से पीत निकलता है। 16, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक जिसे हम अस्थायी चुंबक के नाम से भी जानते हैं, यह पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि जब तक इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तब तक यह चुंबक की तरह कार्य करता है, और धारा प्रवाह जैसे ही बंद होता है चुंबक का कार्य बंद हो जाता है। तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पूछ दे कि अस्थायी चुंबक का क्रोड किससे बना होता है, तो इसका जवाब होगा इस्पात। 17 जानिए, 17 आपके सामने है कि 100 W और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो आप पढ़ चुके होंगे, यहां पर पावर दिया हुआ है, तो पावर P बराबर होता है, और P बराबर होता है VA²/R। अगर आप यहां से R निकालना चाहेंगे तो R का वैल्यूएशन मिल जाएगा VA²/P। अब V का मान कितना है, तो V का मान देखिए सब दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को आप 2 बार लिख लीजिए, चूंकि ये स्क्वायर है, और 220 को जब 2 बार लिख लेते हैं तो उसके बटा में पावर देना है जो आपको 100 दिखाई देता होगा। अब 0 से 0 कैंसिल होता है, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर सकते हैं, और 22 से 22 में अगर क्रॉस करेंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाता है 22 का स्क्वायर 484। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। चलिए 18, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है, दृश्य प्रकाश का, जो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि बैगनी का जो होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम माना जाता है, जो सबसे कम होता है। तो यहां सबसे अधिक पूछा गया है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 19 जानिए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद जानिए 20 नंबर, 20 है कि KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड जो है उसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन जो है O3 जो दे रहा है यही मुक्त होता है, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो तेज करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चनों को समझ लेंगे। 21, फेरस सल्फेट में लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी। फेरस सल्फेट जो है फेरस सल्फेट में विस्थापित करेगा, जो विस्थापित करेगा आपको Sn, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
चलिए इसके बाद 22 देखिए, एसिटिक अम्ल एक है, मतलब एसिटिक अम्ल कैसा होता है, प्रबल होता है कि दुर्बल होता है? तो एसिटिक जो अम्ल होता है वो एक प्रकार का निर्बल अम्ल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऐसा एक माफ कीजिएगा 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा Zn, अर्थात फेरस सल्फेट जो होगा लोहा से अगर अभिक्रिया करेगा तो उसमें आपका विस्थापित जो होगा वो विस्थापित हो जाएगा Zn। चलिए इसके बाद 23 देखिए, 23 आपके सामने है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा काफी ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन। तो बेकिंग सोडा जो है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। 24 देखिए, 24 आपके सामने कि पीतल है, तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के धातुओं को मिला के आपस में बनता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 25 अभी सेंटर एग्जामिनेशन में पूछा गया था क्वेश्चन आप लोग का, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ऐसा धातु है सोडियम। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 देखिए, हेमाटाइट अयस्क है, तो हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है जिसके 3 अयस्क प्रमुख माने जाते हैं। लोहा का जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, तो अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Fe का। नेक्स्ट 27 जानिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन जिसका परमाणु संख्या होता है आपको याद होगा 6 होता है, तो 6 को अगर जाने तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाया गया है, जो दिखाया गया 27 के आपको ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 28 देखिए, 28 है कि इथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? तो इथीन के बहुलीकरण से जो बनता है पदार्थ, उस वस्तु का नाम है, उसका नाम है पॉलीथीन। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 29 जानते हैं, 29 आपको बताना है कि बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6। टॉलुइन पूछा जाता तो हो जाता C7H8। याद रखेंगे, ये 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है C6H6। नेक्स्ट 30 जानिए, 30 आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 31 जानिए, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन। न्यूलैंड के द्वारा 8 तत्वों के कॉम्बिनेशन को मिला के अष्टक नियम दिया गया था, जिसमें 7 सुरों की बात की गई थी। तो ये कब प्रस्तुत किया गया था आपको ये बताना है। तो ये प्रस्तुत किया गया 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 देखते हैं, पीएच का मान 7 हो तो विलियन क्या होता है? तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ये स्पष्ट तरीके से जान जाइए। और 7 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से नीचे अर्थात 7 से अधिक होता है सॉरी तो क्षारीय होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का मान पूछा गया 7 किसका होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी उदासीन का। 33 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य जो होते हैं, प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं, उसका नाम दिया गया क्षारीय धातु। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। 34 ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? सही सूत्र इसमें आपसे बताना है। तो ग्लूकोज का सही सूत्र ए ऑप्शन में दिया हुआ है C6H12O6, मतलब C6H12O6 ऐसा होता है। नेक्स्ट 35 अब तक कितने तत्वों का पता लगाया जा चुका है? अनुमानता ये बताना है। तो ये अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से देता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक की अगर बात माने तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार 114 तत्वों का खोज किया जा चुका है। इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 114 को आप सही करेंगे। 36 जानिए, 36 में बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। क्योंकि पेड़ पौधे दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया करते हैं उसके द्वारा ऐसा बना होता है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 37 देखेंगे, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? हाइड्रा जो जीव है उसमें कौन सा अंग पाया नहीं जाता है? तो उसमें मस्तिष्क। अच्छे से याद रखेंगे, हाइड्रा जो होता है उसमें मस्तिष्क, उसमें दिमाग जो होता है वो नहीं पाया जाता है। 38 मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो 4 होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 39 देखते हैं, 39 आपके सामने है कि ओजोन परत में पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन जो परत पाया जाता है ये पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। आप अच्छे से जवाब देंगे, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चूंकि वायुमंडल जो पृथ्वी की सतह से होता है क्षोभ मंडल, इससे ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊपरी सतह में। 40
रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो आयरन की कमी से रोग जो होता है उसका नाम दिया गया है, या उसका नाम होता है एनीमिया, या उसको हिंदी में बोलते हैं अरक्तता या अल्प रक्तता। 41 ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 41 का। आपको बता दें कि केवल आपके एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, जो आप 40 क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लें। यह नहीं कि 1 से लेकर 40 तक ही बनाना है, बल्कि 80 में से जिसको आपको बनाने आ रहा है वैसे 40 क्वेश्चन का ही सिलेक्शन करना होता है। लेकिन हम आपको 80 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। 42 द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? काफी ज्यादा प्रचलित है, तो यह लिखने का श्रेय जाता ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डार्विन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 43 देखिए, आपको बताना है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग जो होता है वो हरा होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 देख लीजिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो 44 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। 45 सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो सबको पता होगा, तो वयस्क मनुष्यों में दांतों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 32 होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 47 समझते हैं, सही आहार श्रृंखला कौन सी है? आहार श्रृंखला जिसमें सबसे पहले उत्पादक आते हैं, उसके बाद उपभोक्ता आते हैं और सब अपघटक लास्ट में आते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका दिया गया है लास्ट ऑप्शन डी में, घास, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, मतलब ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 48 देख लेते हैं, 48 आपके सामने के ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो ओजोन जो परत होता है ये मुख्य रूप से सीएफसी के कारण घटित हो रहा है, या सीएफसी के कारण बर्बाद हो रहा है, या उसमें छिद्र उत्पन्न होते जा रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीएफसी। 49 जानिए, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम धातु कहते हैं, सॉरी उसे अम्ल कहते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अम्ल। 49 का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 50 देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे गांठ बांध लीजिए। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में CaSO4 × ½ H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। जिप्सम का अणुसूत्र, जिप्सम का अणुसूत्र जस्ट पेरिस ऑफ प्लास्टर जैसा ही होता है, और इसमें काफी लोग गड़बड़ी करते हैं। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का अणुसूत्र, सॉरी जिप्सम का अणुसूत्र दिया हुआ है CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर। 52 निम्नलिखित में धातु है, धातु इसमें बताना कौन सा है? तो धातु नाइट्रोजन नहीं है, अधातु है, ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। कॉपर जो एक प्रकार का जिसे तांबा कहते हैं, तो कॉपर एक प्रकार का धातु माना गया है। लोहे की परमाणु संख्या, ये आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में दिया गया था, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 54 जानिए, 54 आपके सामने है कि लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गैल्वेनियोमीटर, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 55 ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो ब्रोमीन जो होता है वो अधातु होते हुए भी द्रव की अवस्था में होता है, जबकि पारा जो है धातु होते हुए भी द्रव की अवस्था में होता है। तो इस तरीके से मेरा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव। 56 देख लीजिए, निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसमें से बताना है कि उपधातु कौन है। फेरस धातु है, कॉपर धातु है, निकेल ये भी धातु है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, Sb जिसे सीसा कहते हैं। 57 शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि अशुद्ध सोना जो 18 कैरेट का भी दिया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। नेक्स्ट 58 देखिए, आपको इसमें बताना है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जिसे हम घर पर एसएस या स्टील के नाम से जानते हैं, वो किस धातु से मिलकर बना होता है? तो 58 जो होगा, इस 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेरस, निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 59 जानिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती हैं, मतलब धातु जो होता है किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा हाइड्रोजन गैस, मतलब लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर। चलिए 60 जानिए, तांबा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो तांबा का सबसे अच्छा अयस्क माना गया है कॉपर पाइराइड, और ऐसे बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, बिटुमिनस जो होता है ये कोयला का एक प्रकार दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 जानिए,
पुतले के साइज को कौन नियंत्रित करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन। 61 में देख लीजिए, 61 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, पुतले को नियंत्रित करता है कॉर्निया। 62, निकट दृष्टि दोष में या निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसीलिए रेटिना के पहले कटान बिंदु हो जाता है। 63, नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं, और दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। 64, यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, मतलब प्रकाश जो है वो आकाश में नहीं फैलता और आकाश नीला प्रतीत नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश काला प्रतीत होता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 65, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु पूछा इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। नेक्स्ट 66 देख लीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को पूछा गया था विभव का एसआई मात्रक, यहां पूछ दिया गया आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वोल्ट विभव का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसके बाद जानते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। अब इसमें दिया गया उनसे गया है, तो ए ऑप्शन में तो 10 का पावर माइनस 19 नहीं दिया गया है, बल्कि बी ऑप्शन में देख सकते हैं ये दिया गया 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 1 वोल्ट बराबर है। तो वोल्ट जो होता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, और आप पढ़े होंगे कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है? तो विभवांतर V बराबर होता है आपका W बटा में Q, अर्थात W जो होता है उसका मात्रक जूल हो जाता है, W चूंकि वर्क होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जूल प्रति कूलाम यहां से मिल जाता है आपको जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति कूलाम। 69 देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में एमीटर विभवांतर धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम आपको यह भी बता दें कि इस 80 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें, ताकि आपका अनुमान लगाया जा सके कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। चलिए इसके बाद 70 देखिए, 70 आपके सामने क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। 71, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया का अंतिम जो होता है वो बड़ी आंत में होता है, जबकि प्रारंभ होता है उसके मुख से, अर्थात मुंह से। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 72 देखिए, आपको बताना इसमें है कि पैरामीशियम एक जीव है। तो पैरामीशियम जो जीव होता है वो कैसा जीव होता है, आपको यह बता देना था। तो पैरामीशियम जो एक प्रकार का एक कोषीय जीव है, जिस प्रकार से अमीबा की श्रेणी होती है, या अमीबा एक कोषीय जीव होता है, वैसे ही पैरामीशियम जो होता है एक प्रकार का एक कोषीय जीव होता है। नेक्स्ट 73 देखिए, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर का माप कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80। याद रखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलती करके आ जाते हैं, 80/120 मार के आते हैं, तो अच्छे से कंफर्म याद कीजिए 120/80। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74 देखिए, अमाशय में जाने वाला या आने वाला भोजन होता है। तो अमाशय में आने वाला जो भोजन होता है वो एक प्रकार का अम्लीय होता है, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 75, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अर्थात ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को, या सेंटअप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उम्मीद करते हैं सही किए होंगे। मछली के हृदय की जो संख्या होती है वो होती है 2, मतलब मछली में हृदय के कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो 2 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 76 देखिए, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी पादप जो है वो विषाणु को कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
77 देख लेते हैं, चूने का पानी का रंग CO2 की उपस्थिति के कारण कैसा होता है? तो चूना का जो पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर फूंक मार के करते हैं तो आपका वो दुधिया हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 78 देखिए, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो रेजिन जो होता है वो चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो 4 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, और हम आपसे एक बार फिर से कहेंगे कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी लोग इसको देख के अपने एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। 80 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से आपका आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।